जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि मिसाल बन जाए। यहाँ हर कोई जिंदगी काट लेता है, जिंदगी जियो तो इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। तो हेलो बच्चों, मैं अंजुमन सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अंजुमन पेजिस में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटर का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उनके बारे में बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं। आज हम पूरा फुल वीडियोस को लेकर आए हैं, पूरा चैप्टर है, तो जल्दी से ध्यान से पढ़िए ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी थ्योरी बोर्ड एग्जाम में मिस ना हो सके। कॉन्सेप्ट ऐसा जो कभी ना भूला जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है सबसे पहले कि आप जो से सोचते हैं वही बनते हैं। तो देखिए, जैसी सोच रखेंगे कि आज हमें बोर्ड एग्जाम में इतने परसेंटेज लाने हैं, इतने नंबर लाने हैं, तो आएंगे। ठीक है, तो सोच लीजिए कितना क्या करना है, उसके बाद ही आगे बढ़िए। चलिए, तो पहले हमारे पास टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है इसमें, जो सब इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा ज्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 1 पे जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले वो आता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराडे पर मीटर स्क्वायर एक ही भौतिक राशि का मात्रक है क्या, ये सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है ऊर्जा ह्रास बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादातर ये 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, ये वाला हमारा जो आता है लगभग लगभग 2 नंबर में कई बार आया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी कई बार आती है, ज्यादातर ये 2 से 3 नंबर के बीच में आ जाती है। संधारित्र के मध्य आंशिक रूप से प्लेट को रख देने पर, तो अगर देखिए इस टॉपिक से या तो न्यूमेरिकल आ जाता है, कई बार आपको मिलेगा न्यूमेरिकल, या तो इसके कुछ कहेगा कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जो कई बार उस पॉइंट्स को पूछता है कि ये किस किस बात पर डिपेंड करती है, तो उन पॉइंट्स को भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली इसकी प्रूविंग पूछेगा, तो प्रूविंग भी आपसे ये पूछ सकता है। तो बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आएगा पहले वो इंपॉर्टेंट है भाई। वो देखिए, ऐसा क्यों बताना है कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आएगा, क्यों बता रहे हैं हम आपको, ताकि जब हम पढ़ाएं तो ये जो मेन हेडिंग है ये मिस नहीं होनी चाहिए। बाकी तो थोड़ा बड़ा चलेगा, दोबारा रिपीट हो जाएगी, पर ये नहीं मिस होनी चाहिए समझने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग संधारित्र की धारिता क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। और संधारित्र में ऊर्जा घनत्व सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आप पिछले सेट्स उठाकर देखिए और उसमें जाकर चेक कर सकते हैं क्या क्या आता है और क्या नहीं आता। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को। तो पहली हेडिंग हमारे पास जैसे कि आती है संधारित्र क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले बीच में बात कर लेते हैं कि धारिता होती क्या है। तो देखिए हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको बार बार टॉपिक लिखने के लिए जरूरत ना पड़े। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं धारिता होती क्या है। तो धारिता का मतलब होता है किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करना। आवेश को क्या करना, ग्रहण करना। तो आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, हमारी धारिता कहलाती है। ठीक है, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, हमारी धारिता कहलाती है। या भी ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता भी हमारी क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। जैसे एग्जाम यहाँ पे देखिए आ गया, आवेश अथवा वैद्युत स्थित ऊर्जा को संचित करना, संचित मतलब ग्रहण करना या एकत्रित करना बोल सकते हैं, की क्षमता क्या कहलाती है, हमारी धारिता कहलाती है। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है कि वैद्युत धारिता क्या होती है, आएंगे कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब हम इस अनुक्रमानुपाती का साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, सी, जहाँ सी क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, इसे वैद्युत धारिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसके, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। सी को क्या कहते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, अब सी से अगर हम यहाँ से फॉर्मूला निकालेंगे तो सी बराबर आ जाएगा हमारे पास क्यू अपॉन में वी। क्यू हमारे पास क्या होता है, क्यू को बोलते हैं आवेश, वी को बोलते हैं विभव, क्या बोलते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं, अनुपात। तो चालक को दिया गया आवेश, चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि, तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसको सी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, हम आपको एक बार बता देते हैं, एक बार समझिएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो वैद्युत धारिता क्या होती है, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में
होने वाली वृद्धि के अनुपात अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात मीन्स क्या है इसका, तो यहाँ से हमने अनुक्रमानुपाती साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, तो सी हमारा क्या है, अनुपाती नियतांक है, जिस चालक की क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। हमने आपको परिभाषा बताई, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में बी, यानी कि आवेश दिया गया आवेश तथा विभव के अनुपात को चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या कह रहा, तो किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश उसके विभव के अनुपात को, होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, धारिता कहते हैं। किसे नोट करते हैं इसको, सी से नोट करते हैं। कौन सी राशि है कि अदिश राशि है। अब इसमें क्या होता है कि चालक के कई सारे हमारे पास क्या होता है, अन्य अन्य मात्रक होते हैं इसमें धारिता के, जैसे ये दिखा हुआ है, पहले एक लाइन और लिखी हुई है कि किसी चालक द्वारा वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, जो कैपेसिटी है, वही हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। आए समझ में। आगे हम बात करते हैं विमा की, तो इसकी विमा क्या रहेगी हमारे पास, m-1 l-2 t की पावर 4 a की पावर 2, ये हमारे पास क्या है इसकी विमा। ठीक है, इसके बाद मात्रक की बात करें तो मात्रक फॉर्मूले से निकालेंगे। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, फिर पर वोल्ट, या फिर एक दूसरा मात्रक इसका होता है कूलाम पर वोल्ट, इसके अलावा होता है फैराड। क्या होता है, सबसे फेमस मात्रक जो है वो फैराड है, तो फैराड आपको जरूर याद करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि फैराड ही होता है और इसका यूजेस ज्यादा होता है। तो हम इसके एक और तो हम इसके अन्य मात्रक की भी बात कर लेते हैं। अन्य मात्रक क्या क्या होते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसे कि 1 मिली फैराड बराबर 10⁻³ फैराड होता है, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये चीज बहुत काम आती है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, 1 माइक्रो फैराड बराबर 10⁻⁻6 फैराड होते हैं, 1 नैनो फैराड बराबर 10⁻⁻9 फैराड होती है, और 1 पिको फैराड बराबर 10⁻12 फैराड होता है। आए समझ में, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आएगा कि ये जो चालक की वैद्युत धारिता है किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो नंबर 1 पॉइंट हमारे पास जैसे यहाँ पे आ जाते हैं कि चालक की जो वैद्युत धारिता है, चालक के आकार बढ़ाने पर उसके साथ साथ उसकी वैद्युत धारिता भी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे कि देखिए अब हमारे पास चालक छोटा है, ठीक है, जब 2 चालक है हमारे पास, एक छोटा है और एक क्या है, बड़ा। मान लो ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। तो जब छोटा वाला चालक है हमारे पास, ये वाला, इसमें हम कम आवेश दे पाएंगे, इसमें कितने आवेश दे पाएंगे, बहुत सारे आवेश दे पाएंगे। भाई आवेश को ग्रहण करने की क्षमता ही वैद्युत धारिता कहलाती है। जब चालक का साइज ही अगर छोटा हो गया तो हम क्या आवेश को ज्यादा ग्रहण कर पाएंगे, एकत्रित कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए चालक का आकार क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ा करना पड़ेगा। जब चालक का आकार बड़ा करेंगे तो उसमें धारिता मतलब जो आवेश ग्रहण करने की कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आए समझ में। तो चला जाए आगे, अगला पॉइंट देखिए, समझते चलिए ध्यान से कि चालक की वैद्युत धारिता माध्यम की परावैद्युतांक के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। देखिए आपको पता है कि भाई V डिपेंड करता है किस पे, K पे डिपेंड करता है, तो इसी वजह से C भी किस पर डिपेंड करे, K पे, क्योंकि C बराबर होता है Q अपॉन में V। V भी आ गया तो K भी आएगा। तो चालक की जो धारिता है, ठीक है, वो क्या करती है, माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है। ठीक, नंबर नेक्स्ट भी बोल सकते हैं। नंबर 3 में क्या हो सकता है, नंबर 3 में चालक जो है वो आसपास के उस चालक की जो वैद्युत धारिता है, वैद्युत धारिता जो है वो आसपास के अन्य चालक पर निर्भर करती है, आसपास के अन्य चालक पर निर्भर करती है। आया समझ में, आसपास के अन्य चालक पर निर्भर करती है। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पॉइंट लिखा होगा आपके सामने कि किसी चालक के आसपास का दूसरा चालक रखने से उसकी विभव घटता है, जिससे उसकी धारिता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आसपास अन्य चालक रखने से विभव में क्या आ जाती है, कमी। विभव में कमी क्यों, क्योंकि विभव जो होता है वो आवेश पर डिपेंड करता है। अगर आसपास हम अन्य चालक रखते हैं तो वो आवेश को प्रभावित करने लगता है। ठीक, और आवेश को प्रभावित करना या अट्रैक्ट करना या रिपल्स करने से उसके विभव में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है, और विभव में परिवर्तन आने के कारण उसकी धारिता में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है। अगर विभव घटेगा तो धारिता क्या होती है, बढ़ती है। कोई दिक्कत। किसी चालक की धारिता उसके आसपास के माध्यम पर भी निर्भर करती है कि भाई चालक कैसा है, उसके आसपास का माहौल कैसा है, उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक, तो यहां तक के पॉइंट्स में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला पॉइंट हमारा आएगा कि जबकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है जबकि वैद्युत धारिता अनंत होती है। ऐसा क्यों? देखिए पृथ्वी के अंदर जितना भी आवेश है वो एक ऐसा चालक है जो अभी पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो जाके पिछला लेक्चर हमारा देख सकता है।
ठीक है, तो वहां पे जाके आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हमने आपको बताया था जब किसी चालक को पृथ्वी से हम लोग जोड़ देते हैं, वो कितना भी या तो चालक पे जितना भी धनावेश हो चाहे ऋणावेश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इतना बड़ा एक चालक है, कितना भी आवेश ले सकती है और कितना भी आवेश दे सकती है। इसलिए पृथ्वी पर आवेश कितना होता है, विभव कितना होता है, शून्य। आवेश शून्य से विभव भी क्या हो जाता है, शून्य। और विभव शून्य होने के कारण उसकी धारिता क्या आ जाती है, अनंत हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। वी क्यू अपॉन में जीरो, संख्या बटे जीरो का मान क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनाइट। आया समझ में? ठीक। फिर आगे क्या कह रहा है, वैद्युत धारिता का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टेट फैराडे होता है और 1 फैराडे बराबर 10 की घात 9 गुणे 10 की घात 11 स्टेट फैराडे होते हैं। 1 फैराडे में कितने होते हैं, 9 गुणे 10 की घात 11 फैरेड होते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, अगला पॉइंट आता है हमारा 1 फैरेड क्या होता है। तो देखिए 1 फैरेड के लिए अगर हम बात करें तो हमने कहा था आपसे कि जब भी 1 फैरेड, 1 धारिता, 1 कूलम या 1 एम्पीयर की परिभाषा निकालने को बोलता है तो आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है कि फॉर्मूला लगाइए कौन सा, Q बराबर CV का। यही तो फॉर्मूला था हमारे पास, तो C बराबर आ गया Q अपॉन में V। तो हमें क्या करना है, यदि Q बराबर 1 कूलम और V बराबर 1 वोल्ट हो जाए, तो जब यहाँ पे रखेंगे तो C बराबर 1 अपॉन में 1 और 1 से 1 क्या हो जाए, कैंसिल। तो C बराबर हमारे पास आ गया 1 और इसका मात्रक क्या होता है, फैरेड। तो क्या बोलेंगे, ठीक। किसी चालक को दिया गया आवेश यदि 1 कूलम हो, किसी चालक को दिया गया आवेश कितना हो, 1 कूलम हो, उसके विभव में होने वाली वृद्धि कितनी हो हमारे पास, 1 वोल्ट हो। किसी चालक को दिया गया आवेश यदि 1 कूलम हो और उसके विभव में होने वाली वृद्धि कितनी हो, 1 वोल्ट हो, तो उसे चालक की धारिता कितनी होती है, 1 फैरेड होती है। चालक की धारिता 1 फैरेड होती है। आया समझ में? कोई दिक्कत? ऐसे निकाल लोगे, फटाक से स्क्रीनशॉट लेते चलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है किसी विलगित गोली चालक के लिए हमें क्या निकालनी है, वैद्युत धारिता निकालनी है। तो भाई कई बार पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन कि विलगित का मतलब क्या होता है, ठीक। तो विलगित का मीन हम आपको बताते हैं कि अगर किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश उसके ऊपर एक समान रूप से वितरित होना विलगित कहलाता है। किसी खोखले गोले को दिया गया आवेश, खोखला गोला मतलब जैसे गुब्बारा होता है ना, अब वो तो रबर का होता है इसलिए फूल जाता है, लेकिन अगर कांच का ऐसा खोखला गोला हो ना उसको बोलते हैं विलगित। जैसे कि आपने देखा होगा ना, एक पीछे का कार्टून आता था जैसे चुड़ैल वगैरह हुआ करती थी, तो जादू दिखाती थी, कांच का एक गोला लेके ऐसे हाथ किया करती थी, जादू दिखाती थी ना, उसमें जो होता था वो विलगित गोली होता था, पूरा खोखला होता था, हाथ फेरते ही पूरा जादू दिखा देता था। तो आया विलगित का मीन्स, मतलब खोखले गोले को दिया गया आवेश क्या कहलाता है, विलगित, मतलब एक समान रूप से वितरित होना विलगित का मतलब होता है इसका, ठीक। तो आगे देखिए क्या थ्योरी क्या है इसकी, सुनिए। तो देखिए आपके पास ये चित्र दिया गया है, तो हम क्या बोलेंगे, माना एक आर त्रिज्या का विलगित गोली चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिसे एक ऐसे के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है, जिसे क्या करते हैं, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा जाता है, जिसे प्लस क्यू आवेश देते हैं, जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, ठीक है। तो आवेश दिया जो क्या हो गया, एक समान रूप से इस पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, ठीक। तो वितरित होने पर विभव निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, तो चालक क्या, चालक का विभव। जब चालक के विभव की बात करें तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन में R, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। लेकिन हमें निकालना क्या है, वैद्युत धारिता, सबसे इजी पे इंप्रूवमेंट है इसका ये, ठीक। वैद्युत धारिता निकालने फॉर्मूला होता है, धारिता का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन में V। यहाँ पे V का मान रखेंगे, ऊपर चलता रहेगा Q, यहाँ रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन में क्या होता है, R। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R, ठीक है। अब विलगित गोली चालक है हमारे पास, तो हम मान लेते हैं वायु या निर्वात के लिए, K का मान कितना होता है, 1, जो कि यहाँ रखेंगे, और C बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया इसका फॉर्मूला। कोई दिक्कत आए समझ में? देखो अब हम आपसे अगर पूछे कि कैपेसिटर करता क्या है, भाई आवेश, देखिए इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए या आवेश को बहने के लिए विभव की आवश्यकता होती है, विभव का समझ में आता है। प्रतिरोध जो होता है वो रास्ता रोकने का काम करता है, तो विभव हमें सबसे मेन क्वेश्चन कैपेसिटर क्या करता है, ठीक।
कैपेसिटर मतलब वैद्युत धारिता की बात कर रहे हैं जो हम। तो इसका उपयोग क्या है कैपेसिटर का? कैपेसिटर क्या करता है? आप ऊर्जा को स्टोर करने काम करता है। क्या करता है? ऊर्जा को, आवेश को ग्रहण करता है ना, अपने पास एकत्रित करेगा, और एकत्रित करने के बाद जब जरूरत होगी तब वो निकाल के देता है। जैसे पंखा है, आपने देखो कंडेंसर लगता है, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर की ही बात यहाँ पे कर रहा है। तो कंडेंसर क्या करता है पंखे में? पंखे की तुमने देखा जब पंखा धीमा हो जाता है तो पंखे की स्पीड बढ़ा देता है कंडेंसर लगाते ही। तो कंडेंसर लगते पंखे की स्पीड कैसे बढ़ गई? क्योंकि उसने आवेश को लिया जो तार में बह रहा है, उसको एकत्रित किया और फिर उसको क्या कर दिया? उसको दे दिया पंखे को। तो पंखा को आवेश और एक्स्ट्रा करके दे रहा बाद में, ऊर्जा को पहले ग्रहण करेगा, एकत्रित करेगा, फिर उसको देगा। इस प्रकार से ये काम करता है कैपेसिटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, इसकी शॉट ले लो। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है बेटा? सबसे मोस्ट बढ़िया सुपर हिट नोट हमारे पास क्या कह रहा है? 1 फैरेड। अब 1 फैरेड की धारिता वाले चालक को इतना आकार बहुत अधिक होता है। जो 1 फैरेड धारिता वाला चालक, उसका आकार कितना रहता है? बहुत अधिक रहता है, जैसे लगभग 9 × 10⁻6 किलोमीटर ठीक होता है। इसलिए इसे किसी भी अलमीरा या गली की अलमारी, कमरे या पृथ्वी के भीतर रखना संभव नहीं है। अब आपको पता ही पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, ठीक है? पृथ्वी की त्रिज्या से देखो ये ज्यादा है, ये 16 है ना, मतलब 6 है, वो ये क्या है? ज्यादा। अब पृथ्वी से जब ये बड़ा है तो क्या पृथ्वी के अंदर आ पाएगा? यानी कि ऐसा कोई चालक पॉसिबल ही नहीं है जिसकी धारिता 1 फैरेड हो। 1 फैरेड वाला धारिता पॉसिबल ही नहीं, 1 फैरेड धारिता वाला चालक पॉसिबल ही नहीं है पूरे स्पेस में। स्पेस में हो सकता है पर पृथ्वी के अंदर नहीं हो सकता। हो सकता है सन में हो, सन तो शायद ज्यादा है ना उसका साइज। ठीक, नोट पॉइंट आया समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। फिर देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है और हमने आते ही आपको बताया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैराडे पर मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। तो पहले हमें यह पता करना पड़ेगा किस भौतिक राशि की मात्रक है, तो आइए बताते हैं। तो हम लगाते हैं यहाँ पे कूलाम का नियम, यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या होता है? F बराबर 9 × 10⁻⁹ ये ना लिखें, यहाँ पर सीधे लिख दीजिए 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? एप्सिलॉन नॉट का मात्रा निकालते हैं। तो इसको ले जाते हैं ऊपर, इसको ले जाते हैं नीचे। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर किसका हो जाएगा? 1/4 पाई, अब आ गया नीचे तो यहाँ एफ लिख दो, इनटू क्या चल रहा है के Q1 Q2/r²। तो देखिए हम बात करते हैं ऊपर वाले की पहले, तो ऊपर ये कुछ है नहीं, 1 है, यहाँ Q1 Q2, Q1 और Q2 दोनों हमारा क्या है? आवेश है। तो Q भी आवेश, Q2 भी आवेश। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम, यानी कूलाम स्क्वायर पर 4 पाई। 4 पाई हमारा क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई विमा तो होती नहीं है। फिर एफ, एफ हमारा क्या है? बल, बल यानी कि न्यूटन इसका होता है। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन। अब के का कोई मात्रा नहीं होता, के ऑलरेडी विमाहीन मात्रकहीन राशि होती है। कैसी राशि है? विमाहीन तथा मात्रकहीन राशि है। अपॉन में r² यानी कि मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया हमारे पास कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कोई एक आ चुका है। अब एक बचा है, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा किस भौतिक राशि है, दोनों सिद्ध करना है। अगर ये एप्सिलॉन नॉट का निकल गया तो ये वाला भी किसका होना चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का होना चाहिए। अगर ये एप्सिलॉन नॉट का है तो यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या? देखिए, तो करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, विलिखित गोलीय चालक की धारिता भी पढ़ाई थी, विलिखित गोलीय चालक की धारिता। तो हम बेटा विलिखित गोलीय चालक की धारिता की जब बात करेंगे तो फॉर्मूला अभी पढ़ाया हमने, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर सबको नीचे भेज दीजिए, C/4 पाई के इंटू आर। C धारिता होती है यानी कि फैरेड, इसका मात्रक क्या होता है? फैरेड। अपॉन में 4 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, के हमारा परावैद्युतांक है, इसका कोई मान नहीं होता, पहले बता चुके आपको, इसकी पहले मान होता है सॉरी, लेकिन विमा और ये सब नहीं होता उसका। आर का अगर हम बात करें तो आर हमारा होता है मीटर, तो फैराडे पर मीटर। तो देखिए ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का मान, ये भी है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लास्ट में लाइन, अतः स्पष्ट होता है कि दोनों मात्रक
एक ही भौतिक राशि के हैं, भौतिक राशि के हैं। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। आपके 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में इससे कंफर्म हो सकते हैं। तो फटाक से पहले स्क्रीनशॉट ले लो और नंबर कंफर्म करो। ले लिया, चला जाएगा। तो हम अब बात करते हैं आवेशित चालक की वैद्युत धारिता की, वैद्युत धारिता क्या होती है। तो किसी भी चालक को, अगर हमारे पास मान लीजिए चालक है, तो किसी भी चालक के हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। क्या करते हैं, तो किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक की क्या कहलाती है, वैद्युत धारिता कहलाती है। तो अगर आप इसको आवेशित कर लेते हैं, तो इसको आवेशित करना मतलब होता है चार्ज करने से। आपके पास सेल है ना, किसी के सेल होते हैं, उनको जब आप लगाएंगे तो वो चार्ज हो रहा है, आवेशित हो रहा है। उसमें जो कार्य करना पड़ा वो ऊर्जा के रूप में उसमें इकट्ठा हो जाता है। जैसे बैटरी है फोन की, वो किस प्रकार से चार्ज होती है, तो जो बैटरी होती है ना उसमें वैद्युत स्थित ऊर्जा ही होती है, ये वाली। ठीक, रियली वैद्युत स्थित ऊर्जा इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। अब आपने बैटरी को चार्ज किया, चार्ज करना मतलब आवेशित करना, और आवेशित जैसे करें तो उसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। यू यानी ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो कह रहा है किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाता है। ठीक है, हमें तो पता ही है। इसे वैद्युत स्थित ऊर्जा कहते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ा जाए। आप सुनिए प्रूविंग होती क्या है। तो बेटा को डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि अच्छे से आ सके आपको। ठीक, तो हम मान लेते हैं कोई हमारे पास चालक है, ये देख लिए, मान लीजिए। तो चालक का जो प्रारंभिक विभव रहेगा, जब पहले हमने चार्ज नहीं किया था, तो भाई चार्जिंग में कब लगाते हैं, जब उसका विभव कितना होगा, शून्य। जब फोन की बैटरी डेड हो गई, चार्जिंग में लगा दिया। अब तुम्हारे जैसे हर कोई शायद थोड़ी ना होता है कि पहले से चार्ज करके डाल ले भाई, रील देखेंगे, है कि नहीं। वो कॉन्सेप्ट हर किसी के पास नहीं होता है। तो विभव कितना हो गया हमारे पास, 0। तो प्रारंभ में विभव 0 था, अब बाद में हमने क्या किया, चार्ज कर दिया। जैसे चार्ज किया तो विभव हो गया V2, इसको मान लेते हैं V। ठीक, अब विभव अलग अलग हो गए। प्रारंभ में विभव कितना था हमारे पास 0, बाद में कितना विभव हो गया V। कब हो गया, जब इस चालक को हमने कितना आवेश दे दिया, Q आवेश दे दिया। कितना आवेश दे दिया, Q आवेश। अब हम इसका निकालते हैं। अच्छा तो 2 विभव हैं, तो अगर हम आपसे कहें कि औसत निकालो, क्या निकालोगे, औसत निकालने को करें ना, तो औसत निकालते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, देखो हम यहाँ निकालेंगे औसत विभव। औसत विभव हमारे पास क्या होता है, औसत विभव का हमारे पास फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। जैसे औसत निकालते हैं हम लोग मैथ में, वैसे निकालेंगे। तो करेंगे क्या, कुल पदों का योग यानी V1 प्लस V2/2 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस V/2 कितना आ गया, V/2 हो जाएगा हमारे पास, V/2। आगे हम क्या कहना चाहेंगे, आगे हमें ऊर्जा निकाल लिया, अब हमें निकालना है, निकालना तो मेन ऊर्जा है। अब ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला लगा, हमने विभव निकाला है। तो हाँ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कार्य बराबर। कार्य बराबर किसे पढ़ा था, कार्य का फॉर्मूला पढ़ा था कि कार्य बराबर होता है विभव गुणे आवेश। विभव के फॉर्मूले से बात कर रहे हैं हम, यानी कि यहाँ पर जो विभव रहेगा वो कौन सा रहेगा, औसत विभव रहेगा। ठीक, तो कार्य हमारा हो गया W, औसत विभव हो गया हमारा V। क्या हो जाएगा, V और उल्टू हो जाएगा Q। तो मान लीजिए हमने ये निकाला है V0, ऐसे मान। तो हमने क्या किया, यहाँ से W निकाला, तो W यहाँ पे V रखेंगे, तो V कितना आ गया, V0 हमारा V/2 गुणे Q। और Q का फॉर्मूला पढ़ रखा है, Q बराबर क्या होता है, CV। यहाँ पे रखा के जब हमने Q बराबर CV पढ़ रखा है, तो यहाँ रख देंगे। यहाँ रखिए फटाक से, क्या हो जाएगा, V/2 गुणे CV। Q की जगह रखा, C से V का V मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, CV²। नीचे वाला हाफ लिख दो आगे, तो हमारे पास क्या आ गया, W बराबर ये। तो हम यहाँ लिखेंगे कि किया गया कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। W बराबर किसके रहेगा, U के। तो यहाँ पे रखेंगे आगे हम लोग, तो U बराबर क्या जाएगा, हाफ CV²। आए समझ में, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद जो आएगा अप्रूवमेंट, बड़ा खतरनाक, जो बोर्ड एग्जाम में तूफान मचा देगा। अगर आपको आ गया, मजा आ जाएगी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ा जाए। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा कि देखिए, अब हमने आपको बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है।
डेरिवेशन या न्यूमेरिकल से डर उनको लगता है जिनका कॉन्सेप्ट वीक रह जाता है। अब तुमको तो पता ही है अंजुमन सर की क्लास में डर की कोई जगह नहीं है भाई। यहाँ पे फन एंड कॉन्सेप्ट के लिए निश्चय पढ़ाया जाता है, केवल मजा ही नहीं चलना चाहिए, पढ़ाई भी सब चलनी चाहिए ना। तो देखिए, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनः वितरण, उभयनिष्ठ विभव, स्थानांतरित आवेश की मात्रा और ऊर्जा ह्रास की बात करते हैं हम लोग। ठीक, अब इसकी जब बात करेंगे तो हमने देखा कि हमारे पास दो चालक हैं। कितने चालक हैं? ठीक, दोनों चालक में हम लोग आवेश देते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट। ठीक, यहाँ पे हमने आवेश दिया मान लीजिए Q1 और इसको दिया आवेश Q2, एक बार में आएगा। ठीक है, एक बार में आवेश दिया हमने। अब मान लेते हैं इसका विभव हमारे पास V1 है, इसका विभव हमारे पास कितना है V2, और चालक की जो धारिता है इसकी C1 है, इसकी C2। आए समझ में? अब देखो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चालक, इसका नाम दो पहले, ये मान लो चालक A है, ये चालक B है। या क्या लिखेंगे? चालक A को दिया गया आवेश, चालक A को दिया गया आवेश, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1 बराबर C1 V1। समीकरण क्या हो गया? एक। फिर चालक B को दिया गया आवेश, तो यहाँ पे आएगा Q2 बराबर C2 V2। समीकरण क्या हो गया? 2। अब हमने क्या किया? चालक को तार से जोड़ देते। किसे जोड़ देते हैं? तार से जोड़ने पर, जब चालक को हम लोग तार से जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे, बोलेंगे क्या? जब हम चालक को तार से जोड़ देते हैं तो ज्यादा आवेश वाला चालक कम आवेश वाले चालक को तब तक आवेश देता है, तब तक आवेश देता है, दोनों के विभव क्या ना हो जाए? बराबर। क्या ना हो जाए? तो तब तक आवेश देता है तो विभव क्या ना हो जाए? बराबर। तो आइए तार से जोड़ा जाए। जैसे ही आपने तार से जोड़ा तो क्या हुआ? ये चालक है हमारे पास और हमने तार से जोड़ दिया। जैसे तार से जोड़ा, इस पे हमारे पास A1 हो गया, इस पे हमारे पास क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा। ठीक भाई, सॉरी, तो जैसे हमने तार से जोड़ा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? जैसे तार से जोड़ दिया तो इसका जो विभव है वो बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे भी V हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? V। बाकी आवेश की बात कर लेते हैं। अब तो यहाँ धारिता C1 रहेगी, धारिता C2 रहेगी। अब आवेश को मान लेते हैं, अब क्या आ गया? Q1 डैश, यहाँ पे आ जाएगा Q2 डैश। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक चालक से दूसरे चालक पर जो विभव गया वो कितना चला गया? डेल्टा V। कितना चला गया? डेल्टा V चला गया। आवेश तो Q1 Q2 हो गया, विभव चला डेल्टा V। तो अगर एक चीज गौर की जाए तो इससे कितना आवेश उसमें गया? डेल्टा Q। तो हम आपसे अगर कहें कि यहाँ पर Q1 माइनस डेल्टा Q होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मान लो उसके पास आवेश आ गया, कितना आ गया? डेल्टा Q। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे Q2 डैश बराबर Q2 प्लस डेल्टा Q, यानी इसके पास आया और इसके पास से क्या आ गया है? चला गया। इसलिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? विभव निकालेंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए तो देखो यहाँ लिखेंगे क्या? तो यहाँ पर एक लाइन लिखी जाएगी। लाइन ये रहेगी कि चालक को तार से जोड़ने पर ज्यादा आवेश वाला चालक तब तक क्या करता है? आवेश देता है, जब तक दोनों विभव क्या ना हो जाए? बराबर। ये लाइन लिख देना यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे? चालक चालक A को दिया गया आवेश Q2 बराबर C1 V, Q1 बराबर C1 V। क्यों? अब ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि विभव समान हो गया, तो यहाँ पे V आ गया। समीकरण क्या हो गया? ये 3। फिर आगे क्या करेंगे? चालक B को दिया गया आवेश यानी Q2 बराबर C2V। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं समीकरण 4 और यहाँ करते हैं समीकरण 3/4। तो यानी कि Q1 डैश और Q2 डैश, तो Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर C1V। बराबर क्या रहेगा? C1V अपॉन में C2V, और V से V क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश बराबर C1 अपॉन में C2। ये इसका क्या बन जाएगा? फॉर्मूला। आया समझ में? अब हमसे क्या बोला है? चालक से जोड़ने पर क्या होगा? तो ये हमने बता दिया। अब आवेश का निकालते हैं पुनः वितरण, कितना आवेश, या फिर उभयनिष्ठ विभव भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग निकाले हैं उभयनिष्ठ विभव, तो यहाँ पे निकल आएगा
उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव मतलब कॉमन विभव, यानी कि कुल आवेश बटे में कुल धारिता। ठीक, तो कुल आवेश हमारे पास क्या होता है, Q1 प्लस Q2। पहले आवेश Q1 था, फिर जोड़ दिया Q2 हो गया, यहाँ पे आ गया C1 प्लस C2। तो Q1 Q2 को मान रखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। यह क्या आ गया आपका इसका फॉर्मूला। ठीक, V बराबर हमारा क्या आया इसका ये। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है कि उभयनिष्ठ विभव निकाल दिया तो पुनः वितरण आवेश निकालिए। पुनः वितरण मतलब पुनः वितरण का मीन्स हो जाएगा यहाँ पे कि जितना आवेश एक चालक से दूसरे चालक में गया हो वो निकालिए। एक चालक से आवेश क्या गया है, दूसरे चालक में गया है, डेल्टा क्यू आवेश हमें निकालना है। तो अब डेल्टा क्यू आवेश कैसे निकालेंगे ये आपको हम बताते हैं। तो पहले एक बात समझिए मेरी कि देखिए प्रूविंग इसको रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो तो रटना नहीं पड़ेगा। बात सुनिए पहले क्या कहना चाहते हैं हम आपसे। हम कह रहे हैं कि आप मार्केटिंग है और आपसे 10,000 रुपए खर्चा के लिए ले गए कि मार्केट से सामान लाएंगे 10,000 रुपए का। अब आप 2,000 रुपए बचे आपके पास, आने के बाद कितने बचे 2,000। तो आपसे पूछे कितना खर्चा करा है, तो आप क्या कर दो बता दो, क्योंकि 10 माइनस 8 करो कितना खर्चा हो गया, मतलब बचा कितना 2 बचा, यानी कि 8,000 खर्चा हो गया। कैसे निकाला कि पहले कितना हमारे पास पहले पैसा था, हमारे पास 10,000 था, कितना बचा है हमारे पास 2,000 बचा, कितना बच गया 8 हमारे पास खत्म हो गया। तो हम पहले यहाँ पे डेल्टा क्यू निकालने की जब बात करेंगे तो डेल्टा क्यू निकालने का जो फंडा है वो यही लगाएंगे कि पहले आवेश हमारे पास Q1 था, बाद में जब ट्रांसफर किया तो Q1 डैश बचा हमारे पास, कितना बचा Q1 डैश। तो यही डेल्टा क्यू निकालने का तरीका है, कितना था कितना बचा। ठीक, तो अब देखिए Q1 का फॉर्मूला खोलेंगे तो C1V1 माइनस यहाँ खोलेंगे C1V हो जाएगा। अब V का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा रखा तो ये रखेंगे, तो C1V1 माइनस C2। अब V का मान यहाँ जब रखेंगे यहाँ रखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक, अब हम क्या करेंगे C1 माइनस C1 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये बात याद रखिएगा C1V1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। अब जब कराएंगे तो यहाँ पे आएगा C1 C2 और V1 प्लस इसका इससे कराएंगे तो C2 स्क्वायर और V2। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम C1 प्लस C2 आएगा। अब करना क्या, नीचे एक मान के एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास C1 प्लस C2। तो C1 का मल्टीप्लाई पहले एक बार इसका मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, C1 का कराएंगे तो C1 स्क्वायर और यहाँ पे आ गया V1। अब C2 करा देते हैं तो प्लस लगाएंगे तो C1 C2 और यहाँ पे क्या आएगा V1 माइनस C1 C2 V1 प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर आ जाएगा। कुछ कटता हुआ लग रहा है, हाँ ये कट रहा है आपका, है ना, ये कट गया। अब जो बचा उसको लिख लो, तो C1 स्क्वायर और V1 प्लस C2 स्क्वायर और V2 अपॉन में क्या आ गया C1 प्लस C2। ये हमारा निकल गया स्थानांतरित आवेश की मात्रा। ठीक, अब हमें निकालना ऊर्जा ह्रास, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऊर्जा ह्रास हम बताते हैं, तो ऊर्जा ह्रास का देखिए क्या करेंगे। तो ऊर्जा ह्रास कैसे निकालेंगे, सबसे ज्यादा जो पूछता है वो ऊर्जा ह्रास पूछता है, लेकिन हम आपसे कहेंगे अगर बोर्ड एग्जाम में आती है और 5 नंबर का आता है तो पूरा का पूरा प्रूवमेंट करके आए, मिस नहीं करना कुछ भी। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा ह्रास की बात करेंगे। बच्चे छोटा कर रहे हैं, करने दीजिए आप। तो देखो जो कम नंबर लाना चाहता है वो छोटे प्रूविंग करके आ जाता है कि ना अरे हटाओ काम चल जाएगा, इतने नंबर मिल जाएंगे। नहीं, आपको ज्यादा नंबर लाने हैं। सबसे बेटर नंबर लाने के लिए सबसे बेटर लिखना भी पड़ेगा, सबसे बेटर याद करना पड़ेगा, सबसे अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि राजा बनने से पहले गुलाम जैसी मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हो। और मेहनत करते रहो, कोशिश मत छोड़ो, मेहनत करते रहो, तो कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। तो मेहनत करो, हो सकता है आखिरी बार कोई जैकपॉट लग जाए, कोशिश करिए, तबाही मचा दो। ठीक है, ऊर्जा की बात कर रहे थे, ऊर्जा कैसे निकालेंगे। अब हम ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला, अब ऊर्जा निकालने के लिए सोचो क्या कर सकते हैं। पहले हम ये निकालें कि हमारे पास कुल कितनी ऊर्जा थी और बाद में हमारे पास कितनी बची, तब तो हम निकाल पाएंगे कितनी हमने खर्चा कर दी। समझे कॉन्सेप्ट। तो पहले हमारे पास चालक है, 2 हैं, तो एक है हमारे पास QAB और दूसरा भी हमारे पास AB है। देखिए इसकी ऊर्जा मान लीजिए U1, इसकी ऊर्जा मान लेते U2। एक ऊर्जा क्या मानी U1, एक ऊर्जा क्या मानी U2। अगर हम कहें कुल ऊर्जा निकालने लिए क्या करेंगे U1 प्लस U2। अब हम बात करते हैं किसकी, अब इसकी बात करते हैं तार से जोड़ने के बाद। तो तार से जोड़ने के बाद मान लीजिए इसकी ऊर्जा हो गई U1 डैश, इसकी ऊर्जा हो गई U2 डैश हो जाएगी। तो ऊपर कितनी ऊर्जा थी टोटल पहले वो निकालो,
नीचे कितनी ऊर्जा बची दोनों के पास वो निकालो और दोनों घटा दो। क्या कर देंगे, दोनों को घटा दोगे। क्यों घटाएंगे, तो हमने बताया पहले पता तो करो कि कुल कितना था हमारे पास। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए डेल्टा यू निकालने के लिए तरीका जो है वो निकालेंगे U1 प्लस U2, दोनों को जोड़ दो और फिर क्या कर दो, घटा दो। क्या घटा दो, कितनी बची थी, तो U1 डैश प्लस U2 डैश हमारे पास बची थी कुल ऊर्जा। ठीक, अब हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास खुल के आएगा, यू डेल्टा यू का मान करेंगे तो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस, अब माइनस खोलेंगे, इसमें भी खोल दो फॉर्मूला अलग अलग, पहले ब्रैकेट लगा लो कि यहाँ माइनस भी है ना तो माइनस भी लगेगा। यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे तो हाफ C1V स्क्वायर, तो वो V कॉमन हो गया था ना इसमें जोड़ने के बाद तार से, यहाँ खोलेंगे हाफ C2V स्क्वायर आएगा। अब कुछ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन आ जाएगा, तो हाफ कॉमन आते अंदर क्या बचेगा, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे लगा माइनस तो माइनस लगा रहने दीजिए, और यहाँ से कॉमन तो मिल ही गया हाफ, तो बचा C1V स्क्वायर प्लस C2V स्क्वायर। एक काम करिए इसमें भी देखिए V कॉमन मिल रहा, तो एक काम करिए हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, फिर माइनस माइनस लगा रहने दीजिए अभी, ठीक है। इसमें कॉमन कर लीजिए आप, कॉमन क्या करेंगे, C1 प्लस C2 कॉमन हो गया, यहाँ पे V स्क्वायर हो जाएगा। एक काम करिए V का मान कर दीजिए, तो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा C1 प्लस C2। अब V का मान रखेंगे तो V का जो मान हमारा होता है वो क्या होता है, यहाँ पे होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर तो स्क्वायर लगाएंगे। अब अलग अलग दोनों का क्या खोल दोगे, मतलब स्क्वायर है ना तो अलग अलग कर दो। तो यहाँ पे देखो क्या चल रहा था, बराबर में हाफ, अंदर बच रहा हमारे पास C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, फिर माइनस C1 प्लस C2, ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, इस पे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, दोनों पे हमने क्या कर दिया, अलग अलग स्क्वायर लगा दिया। अब एक काम करो, इसको मानो A, इसको मानो B और होल स्क्वायर खोल दो, और नीचे वाले देखो ये कैंसिल हो जाएगा, एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। यहाँ बचा हाफ बाहर चल रहा था, तो यहाँ पे अंदर बचा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला खोलो C1V1 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका भी करेंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2C1 C2 और V1 V2, 2C1 C2 और V1 V2, ये फॉर्मूला खुल गया। अब पूरे के जो बटे में है वहां मान लो C1 प्लस C2, इसका मल्टीप्लाई नीचे एक मान के एलसीएम ले लो। जैसे अब एक मान के एलसीएम लोगे तो एलसीएम यहाँ पे 1/2 बाहर आ गया, पहले ही एलसीएम हमारे पास आएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा। जब हमने C1 प्लस C2 निकाल लिया तो C1 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो यहाँ पे आ रहा C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे C1 C2 और V2 स्क्वायर, फिर प्लस फिर C2 कराएंगे इससे तो C1 C2 और ऐसा करा रहे थे, इससे C1 C2 हो गया और V1 स्क्वायर, फिर इसका इससे फिर से कराएंगे तो क्या कराया, प्लस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर। एक चीज समझना, पहले C1 का जब हमने कराया इससे तो इन दोनों से पहले कराया, फिर C2 कराया इन दोनों से, एकदम कौन आया समझ में, पहले एक को उठाइए दोनों से कराइए, फिर दूसरे को उठाइए फिर दोनों से कराइए। ठीक, अब जो बचा वो लिख दीजिए। अब हमने क्या करते हैं, एक काम करिए, देखो ये माइनस था तो माइनस अंदर गया होगा, तो पहले एक बार वो लगा लीजिए, जिसका होल स्क्वायर था ना हमारे पास, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए पूरा, तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस अंदर गया, ये प्लस वाला भी माइनस C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2C1 C2 और V1 V2। कुछ कटने की बू आ रही तुम्हें, कटने की महक आ रही क्या, हाँ C1 C2 V1 V2 C1 C2 V1 V2, फिर यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा कैंसिल कर देते हैं हम, ये बाहर आ गया, ये कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख लीजिए। जो बचा क्या हमारे पास, तो यहाँ बचा क्या बचा हमारे पास, क्या बचा C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 और V1 स्क्वायर प्लस
C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस, जब प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ मतलब माइनस लिखेंगे, माइनस 2C1 C2 और V1 V2। ठीक, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ले लो फटाक से, तो हाफ कॉमन आ जाएगा, मतलब अंदर से यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा, C1 C2 मिल गया, C1 C2 क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। ठीक, C1 C2 कॉमन आ गया तो बाहर बचा, एक सेकेंड, 1 मीटर जा, यहाँ पे हमारे बचा C1 C2 अपॉन में 2, ये चल रहा था ये वाला, और ब्रैकेट में बचा यहाँ पे क्या, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2, मतलब माइनस क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 2C1 V1 V2, 2V1 V2 ये वाला V1 V2। ठीक है, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2AB, फॉर्मूला हो गया किसका हमारे पास, तो ये फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको C1 C2, ये बन गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये 2, हाँ इसके अपॉन में एक चीज़ और चल रही थी ना, वो छूट गई शायद, यहाँ पे एक चीज़ चल रही थी ना, C1 प्लस C2 चल रहा था, तो इसके नीचे भी लिखो C1 प्लस C2, और इसके नीचे तो लिखा ही नहीं, इसके नीचे लिख दो C1 प्लस C2। ठीक, आया समझ में, ये हमारे पूरा ऊर्जा हास का फॉर्मूला है, एक बार ना समझ में तो रिपीट करके वीडियो को देख लो पॉज करके। ठीक, और फटाक से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करना एक बार। ठीक, ले फटाक से, ले लिया, पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट, तो हमारा अंशुमन पेजिस के नाम से एक ऐप भी है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारी वीडियो लेक्चर उसमें भी मिल जाएंगे, साथ साथ उसमें नोट्स, टेस्ट पेपर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और इसके बैचेस भी हैं, आप देख सकते हैं जाकर उसमें। ठीक है, पढ़ा जाएगा। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं संधारित्र क्या होता है। देखिए, संधारित्र और धारिता दोनों है एक ही चीज का तरीका, फॉर्मूला देखिए सेम है, C बराबर Q अपॉन में B। जब फॉर्मूला सेम है तो दोनों अलग अलग क्या कर रही हैं। ठीक, तो उसमें क्या था, चालक का आकार, धारिता यानी आवेश को जब ग्रहण कर रहे थे पुराने जमाने में, धारिता में मतलब जब हम ग्रहण कर रहे थे तो चालक का क्या बदलना पड़ता था, हमें आकार को बदलना पड़ता था। चालक का आकार बदलेंगे तभी क्या होगा, इकट्ठा होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन संधारित्र में चालक का आकार बदले बिना, चालक का आकार बदले बिना अधिक से अधिक आवेश को ग्रहण कर सकते, इसे संधारित्र कहते हैं। सुनो, ऐसी युक्ति जिसमें चालक का आकार बदले बिना उसमें अधिक से अधिक आवेश को क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। ठीक, आगे सुनो, इसकी पहली प्लेट जो होती है वो धनात्मक वैद्युत स्रोत से जोड़ा जाती है, जबकि दूसरी प्लेट जो होती है किससे जुड़ी होती है, पृथ्वी से जुड़ी होती है। ठीक, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, C बराबर Q अपॉन में B, विमा हमारी वही रहेगी और मात्रक भी हमारे वही रहेंगे सारे। इसी तरह आपको दिख रहा होगा, एक प्लेट हमारे पास धनावेश है, एक प्लेट के हमारे पास ऋणावेश है। पहली धनावेश की प्लेट को वैद्युत स्रोत से जोड़ा गया, वैद्युत स्रोत मतलब होता है जैसे प्लग लगा आपके होता है ना, जिसमें प्लग लगाया जाता है वो सॉकेट, उसको बोलते हैं वैद्युत स्रोत। और यहाँ पे इसको किससे जोड़ा गया, पृथ्वी से जोड़ा गया। कोई दिक्कत, फटाक से समझे, चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ो। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, संधारित्र से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व। अब महत्वपूर्ण तत्व की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो संधारित्र की प्लेट को जब हम आवेश परिमाण में क्या होता है, समान होता है, यानी कि जो हमारे पास संधारित्र की प्लेट है, जितना पॉजिटिव आवेश, अगर 4 पॉजिटिव है तो 4 है माइनस के होंगे, तो जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव होता है। आया समझ में, जितना पॉजिटिव उतना क्या रहेगा, निगेटिव आवेश, और दोनों पे समान आवेश रहेगा, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव रहेगा, इसलिए इस पर जो आवेश होता है वो शून्य होता है, धनात्मक धारित्र। ठीक है, देखो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश परिमाण में समान, किंतु चिन्ह में क्या रहता है, विपरीत रहता है, अर्थात संधारित्र पर आवेश शून्य होता है, संधारित्र की धारिता सदैव क्या रहेगी, धनात्मक होती है। भाई देखो शून्य जो होता है ना वो हमेशा धनात्मक रहता है, इसलिए धारिता भी क्या रहेगी, धनात्मक। आया समझ में, लो स्क्रीनशॉट, आगे देखो फिर आगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, जब हम समान क्षेत्रफल वाली, कैसी क्षेत्रफल वाली, समान क्षेत्रफल वाली, तो हमारे पास जो प्लेट है उसका प्लेट का क्षेत्रफल कैसा है, समान है। जब हम समान क्षेत्रफल वाली प्लेटों को क्या करते हैं, अल्प दूरी पर रख देते हैं, किसी दूरी पर रख देते हैं। जब समान क्षेत्रफल वाली प्लेटों को
अल्प दूरी पर रख देते हैं उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि जब धातु की दो समान क्षेत्रफल वाली प्लेटों को एक दूसरे के समांतर अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो यह रचना समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। आपके पास दिया गया समांतर प्लेट संधारित्र, तो इसकी प्रूविंग आती है जो कि कई बार पेपर में आ चुकी है, हमने पीछे आपको बताए भी थे पॉइंट्स में कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रूविंग आपको आनी चाहिए। तो चलिए तो आइए हम देखते हैं कि माना हमारे पास दो समांतर प्लेट संधारित्र, माना हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र इसकी प्लेटें P1 व P2 है। दो प्लेटें हमारे पास P1 व P2 है। इसमें से एक प्लेट P1 को हमने वैद्युत स्वरूप से जोड़ रखा है तथा दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? एक को हमने वैद्युत स्वरूप से जोड़ा, दूसरे किसे जोड़ दिया है? पृथ्वी से जोड़ दिया है। तो एक पर धनावेश है और एक पर क्या जाता है? ऋणावेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी हमारी स्मॉल डी है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव पहले निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए माना प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, साथ में K भी होता है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया? E बराबर सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट। आगे प्लेट है हमारे पास जगह, तो हमने क्या किया? सिग्मा का फॉर्मूला खोल दिया। यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? Q अपॉन में A। जब यहाँ रखेंगे आगे तो E बराबर हमारे पास आएगा Q अपॉन में A K एप्सिलॉन नॉट, A K एप्सिलॉन नॉट। तो हमने क्या किया? हमने निकाल लिया E। अब हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ रखा कि E बराबर तो होता है V अपॉन में D। यहाँ रखेंगे आगे V अपॉन में D बराबर Q A K एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब D को उधर भेज दीजिए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या? V बराबर Q इंटू D A K एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? ठीक, हमने V निकाल लिया, लेकिन हमें वैद्युत धारिता निकालनी, तो फॉर्मूला लगाएंगे धारिता का। किसका लगाएंगे? धारिता का। धारिता का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? C बराबर Q अपॉन में V हो जाएगा। यहाँ रखेंगे आगे C बराबर Q की जगह Q रहेगा, V की जगह रखेंगे Q D अपॉन में A K एप्सिलॉन नॉट। Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे C बराबर A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ये हमारा क्या रहेगा? फॉर्मूला। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमने ये फॉर्मूला समांतर प्लेट संधारित्र का प्रूफ कर लिया है, बट हम परावैद्युतांक अगर मान निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे वायु के लिए K का मान कितना होता है हमारे पास? 1 होता है। तो वायु के लिए जब K का मान हम यहाँ रखेंगे 1, तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और यहाँ पे लगाएंगे नॉट। नॉट क्यों लगाया? नॉट हमने इसलिए लगाया कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो हमारी वायु के लिए C नॉट हो जाती है। इसको वायु संधारित्र की धारिता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वायु संधारित्र की धारिता। अब आगे तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप क्या करिए? समीकरण 1/2 कर दीजिए। जैसे आप करेंगे 1/2, तो 1/2 करते ही आपके पास आ जाएगा C अपॉन में C नॉट इज इक्वल टू A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और नीचे आ गया A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। पर यहाँ पे तो K तो नहीं है ना, ये हटा दीजिए। तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ठीक, तो A एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, D से D भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या लगेगा? ऊपर K। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास K बराबर C अपॉन में C नॉट। ठीक, ये इसका क्या आ जाएगा? फॉर्मूला। आया समझ में? ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए हमने एक ही फॉर्मूला निकाला, उसी को तोड़ दो टुकड़ों टुकड़ों में, सारे कारक आपके बाहर निकल आएंगे। देखो जैसे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में D। तीन चीजें A है, K है और D है, तीनों C के पास है। तो यहाँ लिखोगे क्या? C जो है वो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पे C जो है वो A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इस हिसाब से संधारित्र की धारिता परावैद्युतांक के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है। संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। जब कोई चीज अनुक्रमानुपाती होती है तो उसको लिख सकते हैं क्या हम लोग? C1 अपॉन में C2
इज इक्वल टू K1 अपॉन में K2। ठीक, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू A1 अपॉन में A2। ठीक, आगे क्या होगा, आगे हमारे पास आ जाएगा डी की बात करेंगे तो डी जो हमारे पास आएगा वो सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि सी जो परावैद्युता है, वैद्युतधारिता है, वो प्लेटों के बीच की दूरी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि सी बराबर C1 अपॉन में C2 इज इक्वल टू D2 अपॉन में D1। इस प्रकार से आपको ये कर सकते हैं, आए समझ में। आगे हम नोट्स एक लिखा हुआ हमारे पास, तो नोट में क्या कह रहा है कि किसी परावैद्युत को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर, किसी परावैद्युत को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर उसके भीतर नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी परावैद्युत पदार्थ को अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आप रखते हैं, सॉरी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो वहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवण। यानी कि जैसे आपने क्या किया, किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा, वैसे ही वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है, परावैद्युत का ध्रुवण। ठीक है, तो वहां पर इस घटना को क्या कहते हैं, परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने से उसके धारिता में क्या प्रभाव आएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये संधारित्र की प्लेटें हैं दो, एक पर हम धनावेश ले लेते हैं, आपको पता है कि दोनों में धनावेश जो होगा वो समान मात्रा में होगा। ठीक, एक पर ले लेते हैं ऋणावेश, ओ सॉरी इसमें ये 5 कर दिए क्या, तो 1 2 3 4। ठीक, हमने क्या किया, एक संधारित्र की प्लेट ली और उसके मध्य में हमें क्या रखना है, परावैद्युत पदार्थ रखना है। तो हमने देखिए क्या रख दिया, मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ को हमने रख दिया जिसका मान कितना है K। तो हम मान लेते परावैद्युत पदार्थ का जो वैद्युत क्षेत्र है EP, EP की प्लेट मान लीजिए आप, परावैद्युत प्लेट है, ठीक है, तो EP हो गया हमारे पास, और प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र EP, और ये मेटल है, इसको सब्सटेंस मान सकते हैं, ES मान लीजिए या EM मान लीजिए, मेटल। ठीक, तो EM वैद्युत क्षेत्र हो गया इस प्लेट, इसका पदार्थ का, और EP जो हो गया वो प्लेट का ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जब हम प्लेट को संधारित्र की प्लेट में जब वैद्युत क्षेत्र रख देते हैं, मतलब परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तो जिसका वैद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है, विपरीत कार्य करता है। अब जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, E बराबर माइनस का EP माइनस EM लिखेंगे हम लोग, नहीं लिखेंगे क्योंकि विपरीत दिशा में काम कर रहा है, घट रहा है। जब वैद्युत क्षेत्र घट रहा है तो इस कंडीशन में हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है E डायरेक्टली बराबर होता है कि इसके V अपॉन में, ठीक है। ठीक, अगर अब इसके अकॉर्डिंग E प्रोपोर्शनल किसके हो गया, V के, यानी अगर वैद्युत क्षेत्र घटेगा तो विभव भी क्या होगा, घटेगा। जब विभव के मान में प्रभावी कमी आएगी, विभव क्या हो रहा है, घट रहा है, तो विभव घटने की वजह से, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी Q बराबर होता है हमारे पास क्या, CV। तो CV बराबर यहाँ पे जो V की मान निकालें तो V बराबर Q अपॉन में C, यानी कि V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया C। अगर विभव घटेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि परावैद्युत पदार्थ रखने पर चालक की वैद्युत धारिता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि प्लेट जो है हमारा उसका वैद्युत क्षेत्र और जो पदार्थ रखा उसका वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या करता है, विपरीत दिशा में काम करता है, जिससे उसके वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। वैद्युत क्षेत्र का मान घटने के कारण उसके विभव में कमी आती है, विभव में कमी आने के कारण उसका धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आए समझ में, कोई दिक्कत, चमका कि नहीं चमका, चमका ना, चमका मतलब आया, समझे, क्यों शक्तिमान। चलिए देखिए, तो जब संधारित्र की प्लेटों के बीच हम परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं तो पदार्थ के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र EM, ये हमने माना पदार्थ के वैद्युत क्षेत्र का हो गया हमारा EM, प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र मान लिया EP के विपरीत दिशा में होता है, अतः वैद्युत क्षेत्र का मान प्रभावी कमी EP माइनस EB हो जाती है, इसलिए प्लेटों के बीच का विभव क्या हो जाता है, का मान भी कम हो जाता है, जिससे अतः उसकी धारिता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आए समझ में, कोई दिक्कत, बढ़ा जाएगा। आगे क्या हो रहा है, आगे कह रहा है कि परावैद्युत से आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालिए। तो हमने क्या किया, माना संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल A है जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, जो क्या है, एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, जिसके प्लेटों के जो इसके बीच में, प्लेटों के बीच में एक T मोटाई की के परावैद्युतांक वाली एक छड़ को रख देते हैं, T मोटाई की के परावैद्युतांक वाली छड़ को रख देते हैं। देखो बेटा, डेरिवेशन को ऐसा समझो कि पेपर में इतना जबरदस्त लिख के आओ, पूरा ध्यान नहीं रखो, और पेपर में इतना जबरदस्त लिख के आओ कि जब
एग्जाम ना कॉपी चेक करें ना, उसकी आंखों में चमक आ जाएगी, ओ माय गॉड इतनी बेहतरीन कॉपी, आंखों में उजाला आ जाना चाहिए एकदम से, समझ रहे हो, इस प्रकार से। तो देखिए क्या करेंगे। अब हमने क्या देखा, हमने देखा तो यार यहाँ पे ये वायु भरी हुई है, खाली खाली पड़ा हुआ बीच में। जब कोई चीज खाली होती है वहां क्या होती है, हवा भरी होती है। तो अब यार ये हवा का वैद्युत क्षेत्र अलग होगा और ये प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र अलग होगा, तो हमने कहा चलो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य वायु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। अब प्लेटों के कारण वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमें। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, हमारे पास फॉर्मूला होता है ई बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब के की जगह तो हम लोग बाई वन ही रख देते हैं, तो के लगाने की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, इसको मान लेते हैं ई1। अब सिग्मा का फॉर्मूला पढ़ रखा है हमने, क्या पढ़ रखा है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में ए, यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो ई1 बराबर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा, यानी सिग्मा की जगह हमारे पास क्या आ गया, क्यू अपॉन में क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या आ गया इसका तरीका। ठीक। अब हम क्या करते हैं, तो वायु में विद्युत विभव निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, विद्युत विभव। वायु में वैद्युत विभव क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो जब विभव निकालने जाए तो वी का फॉर्मूला होता है वी बराबर ई डी, क्या होता है, वी बराबर ई डी। यहाँ पे वी वन डी हो गया ई वन। अब दूरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, दूरी की। तो यहाँ पे सबसे जो मेन काम है वो दूरी का है। अब दूरी कैसे रखेंगे, दूरी बेटा रखने का जो तरीका है चिंटू बेटा, समझ रहे हो, दूरी कैसे रखेंगे। हमें इतना तो पता है कि जो प्लेट दी गई है, प्लेटों के बीच की दूरी हमारे पास डी है और ये टी मोटाई की है। तो अगर हमें वायु की बात करनी, केवल ये वायु जो भरी हुई है, यहाँ पे खाली स्थान है, तो क्या करें, अगर प्लेटों को हम, प्लेट में के बीच की दूरी जो थी उसमें अगर इसको घटा दें, परावैद्युत क्षण को हटा दें, तो क्या निकल आएगी, वायु निकल आएगी। तो परावैद्युत क्षण में क्या करते हैं, डी को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे जो दूरी लेंगे हम लोग, यहाँ लेंगे डी माइनस टी। ठीक। तो यहाँ पे क्या किया, वी वन बराबर ई वन की जगह रखो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी, ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारे पास। फिर हमने क्या किया, परावैद्युत क्षण पर, परावैद्युत क्षण क्षण पर क्या निकालने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र, क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र। ई बराबर हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, तो ई टू आ जाएगा। तो सिग्मा बराबर हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्यू अपॉन में ए लगा देंगे। ठीक। तो ई टू बराबर क्यू अपॉन में ए के एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्यू ए के एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो हमने यहाँ पे ई टू निकाल लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, वी वन निकाला, तो यहाँ पे भी हम विभव को ही निकालेंगे। ठीक। तो हम प्लेटों छड़ में क्या निकालने जा रहे हैं, अब जो छड़ रखी हमने वहां पे क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो छड़ का जो विभव निकालेंगे वी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी बराबर ई, ठीक, वी बराबर ई डी। यहाँ पे ई, यहाँ पे टू टू कर देते हैं। अब डी की बात करें तो प्लेट की मोटाई तो केवल टी दी गई है, कितनी दी गई है, टी, तो डी नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे मोटाई कितनी लिखेंगे, टी। ठीक। अब हमने क्या किया, तो वी टू बराबर ई टू, ई टू कितना दिया गया हमारे पास यहाँ पे, ई टू हमने निकाल रखा है यहाँ पे क्यू क्यू ए के एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ क्या चल रहा है, टी। तो यहाँ पे हमें वी वन पता, वी टू पता, तो आइए हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो जैसे आप जोड़ोगे तो कुल विभव निकल आएगा, क्या निकल आएगा, कुल विभव। कुल विभव जब निकला तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वी बराबर वी ए प्लस वी बी। ठीक। तो वी ए कितना दिया गया हमारे पास, वी ए मतलब वी वन और वी टू। ठीक है। तो वी वन हमारे पास जो निकाला हमने क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, प्लस यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हमने निकाल रखा है क्यू
ए के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। तो देखिए दोनों से हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, तो वहां पे जगह नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ को उसमें साइड में कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अब जगह तो फुल हो गई, तो हम आगे यहाँ पे कर देते हैं साइड में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम वी से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ जब कॉमन लेंगे तो कॉमन हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, देखिए क्यू ए एप्सिलॉन नॉट और क्यू ए एप्सिलॉन नॉट के हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आया, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में बचा यहाँ पे डी माइनस टी, और यहाँ पे बचा प्लस का टी अपॉन में के, ठीक। अब हमने v निकाल लिया, हमें निकालना है c, तो c बराबर होता है q अपॉन में v। यहाँ पे आके रखेंगे हम v का मान a क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, अब ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे d माइनस टी, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का t अपॉन में k। q से q क्या हो जाएगा, कैंसिल, a एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस टी प्लस का टी अपॉन में के। ये हमारा क्या आ गया, प्लेटों को बीच रखने पर वैद्युत की तीव्रता का फॉर्मूला, धारिता का फॉर्मूला। आए समझ में, ठीक। पहले स्क्रीनशॉट लो पीछे वाले का, ठीक है, ले लिया। अब आगे वाले का भी ले लो। तो अब हमसे क्या कह रहा है, इसकी कुछ विशेष स्थितियां होती है। देखो इसी प्रूविंग की हम जब बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा ये प्रूव पूछी जाती है, सबसे ज्यादा टफ, टफ भी है, थोड़ी सी नॉर्मल है, कोई खास नहीं कठिन है, लेकिन प्रूविंग क्यों ज्यादा पूछी जाती है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो ये प्रूविंग पूछ सकता है, 3 सवाल में से कोई एक सवाल पक्का आएगा इसी में, इसी क्वेश्चन से। या तो आपको क्या कहेगा, ये प्रूविंग बता दो, या दूसरे वाले नंबर में क्या कहेगा, इसकी कुछ विशेष स्थितियां बता दो सारी, वो एक्सप्लेन कर दो, तो वो एक्सप्लेन करोगे। या फिर कह सकता है आपसे कि इसका न्यूमेरिकल आता है, तो वो न्यूमेरिकल बता दो। तो आइए पहले हम ये देखते हैं, न्यूमेरिकल जब पढ़ाएंगे आपको तब न्यूमेरिकल भी इसके विशेष वाला बता देंगे, एक फॉर्मूला, ठीक। तो यदि परावैद्युतांक छड़ को प्लेटों के बीच वैद्युत स्थान पर रख देने पर क्या होगा, पूरे स्थान में भर देते हैं। मतलब कहने का मीन्स क्या है, पूरा समझ लीजिए कि जैसे ये छड़ रखी हुई है तो इसको पूरे भर दो, यहां से लेके यहां तक पूरी प्लेट ही प्लेट हो जाए, इतनी बड़ी, ठीक, पूरे छड़ में, यानी कि बीच में जो टी मोटाई है वो पूरी भर दी जाए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इस कंडीशन के हिसाब से टी किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर हो जाएगा जब पूरे में आ जाएगी। तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला है, सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या लिखेंगे, डी माइनस टी, फिर प्लस का के अपॉन में टी अपॉन में के, क्या लिखा गया, टी अपॉन में के, ठीक। अब हमने क्या किया, अब ये बराबर कर दिया आपस, जैसे बराबर किया तो सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में यहाँ रखेंगे डी माइनस डी, माइनस का यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन में के, जहां जहां टी था वहां वहां हमने क्या कर दिया, डी कर दिया, ये डी से डी करके 0 हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा। तो सी बराबर आ गया ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी, ये इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। आया समझ में। कह रहा कि यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु भरा हो तो वायु की जगह लगते हैं के का मान 1, तो फॉर्मूला हमने निकाल रखा सी ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी। यहाँ पे जब रखेंगे तो सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला। आया समझ में, ठीक, नोट कर लीजिए, इसकी जोड़ ले लीजिए। और आगे अगर बात हम करते हैं किसकी, कि अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच हम क्या करते, K1 K2 K3 K4 बहुत सारी प्लेट रखते चले जाए, अभी एक रखी थी 2 4 10 15 20 रख देते हैं, तो ऐसे करके हो जाएगा K1 K2 K3 10 n तक, n मतलब इन्फिनाइट तक, ठीक। अब सब प्लेटें रखी हुई हैं, उसकी मोटाई भी क्या होगी, अलग अलग, T1 T2 T3 T4 इस प्रकार से अलग अलग मोटाई हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम कर देते हैं। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो हमने फॉर्मूला लगाया सी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी, और यहाँ प्लस का टी अपॉन में के फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक, यहाँ पे हमने के लगाया। अब रखना ये वाली बात हमें, तो ए एप्सिलॉन नॉट चलता रहेगा, हमने कहा ठीक है। तो यहाँ पे डी माइनस, अब डी माइनस कर दिया तो यहाँ पे जो टी है यहाँ पे हो जाएगा T1 अलग से, T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश Tn, ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर प्लस T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2
डैट डैट डैश टी एन अपॉन में टिके एन, ये हमारा फॉर्मूला इसका आ जाए। जब बहुत सारी प्लेटें हमारे पास एक साथ कई सारी प्लेटें होती जाएं तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक, अगर हमारे पास नोट्स क्या कहता है, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों, दोनों प्लेटों को तार से जोड़ दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। देखिए आपको पता है कि संधारित्र पर कुल आवेश हमारा कितना होता है, 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, जब आवेश 0 हो गया है तो उसकी जो धारिता है वो अनंत ही होनी है। पीछे हम बता भी चुके हैं आपको, और इस नोट के हिसाब से वो भी एक्सप्लेन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आवेश कुल कितना हो जाता है यहाँ पे, 0 हो जाता है। ठीक, ऑलरेडी अगर तार से जोड़ दोगे आप, पहले तो तार से जोड़ा नहीं जाता संधारित्र की धारिता को, और अगर आप जोड़ देते हो तो उसमें जो आवेश है वो एक दूसरे पे प्रवाहित नहीं हो पाएगा, मतलब एक दूसरे को बराबर विशेष शून्य के लिए, तब क्या ही होगा, कुछ होने तो है नहीं, तो इसलिए उसकी धारिता क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट, अनंत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। देखिए तो आपके पास बेटा चित्र बने हुए हैं, सामने दो गोली संधारित्र दिए गए, तो माना दो सेकेंडरी गोले हैं हमारे पास। कैसे गोले हैं, दो सेकेंडरी गोले ए व बी है, एक हमारा ए है एक हमारा बी है। ठीक, दो सेकेंडरी गोले हमारे पास क्या है, ए व बी है। चलिए तो हमने क्या किया, गोले ए व बी है, तो गोले ए को हम क्या करते हैं, वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, गोले ए को वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। तब गोले बी को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। अब प्रेरण के कारण जब भाई गोले ए पर क्या आ गया, धनावेश, तो प्रेरण क्या कहता है कि समीप वाले पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, उसका विपरीत चिन्ह आ जाता है। पहला चैप्टर क्या कहता है कि उस पर विपरीत चार्ज आ जाता है, तो इस पर अगर धनावेश आया तो उसके विपरीत वाले पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाता है। आया समझ में, आइए इसकी प्रूविंग देखते हैं। तो क्या कहता है भाई, देखिए गोले ए पर पहले हम निकाल लेते हैं विभव। क्या निकालते हैं, माना गोले ए पर उत्पन्न विभव, तो ये बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में ए होता है। भाई इसकी दूरी हमने जो मान रखी वो, भाई त्रिज्या भी हमारी स्मॉल ए है, इसकी त्रिज्या कैपिटल ए है हमारे पास। क्यू और ए में अंतर नहीं समझ में आ रहा है क्या बेटा, आया आप समझ में। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, गोले बी पर उत्पन्न विभव निकाल लेते हैं। तो बी भी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे क्यू अपॉन में बी हो जाएगा, पर ये क्या रहेगा, माइनस का। ठीक, अब हम क्या करते हैं, कुल विभव निकालने के लिए कुल विभव जो होगा वी बराबर हमारे पास वी ए प्लस वी बी करेंगे, फॉर्मा रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में ए। ठीक, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में बी, पर यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विभव जो है मतलब दूसरा वाला जो है वी बी, सॉरी इस पे नहीं लगेगा, इस पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। अब देखिए, अब इसका विभव आवेश माइनस का है, तो हम जो कॉमन ले सकते हो ले लीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में ए हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचा हमारे पास 1 में ए तो थोड़े कॉमन हो जाएगा, फिर माइनस का 1 में बी। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू, एलसीएम आया ए बी, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई बी माइनस ए, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका विभव। जब हमारे पास विभव निकल आया है, पर उसने बोला क्या हमें निकालने के लिए, वैद्युत धारिता, तो वैद्युत धारिता निकालनी है। तो वैद्युत धारिता हमारी क्या होती है, वैद्युत धारिता, तो वैद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू अपॉन में वी। ठीक, तो सी हमारे पास ये रहेगा, क्यू चलता रहेगा, वी हमने निकाल लिया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू ब्रैकेट में बी माइनस ए अपॉन में ए बी। ठीक, क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे जो सी बराबर आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में ए बी अपॉन में बी माइनस ए, क्योंकि ये पलट जाएगा। ठीक है, तो बी माइनस क्या हो जाएगा ए, क्योंकि ये पलट जाएगा, ये भी साथ में जाके, ये हमारे संधारित्र का क्या आ गया, फॉर्मूला। आए समझ में, स्क्रीनशॉट लो फटाक से और आगे बढ़ते हैं। अब जोर जोर से, थोड़ा सा और बचा हुआ है बेटा, चलिए 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 स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा चैप्टर और बढ़िया हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर साल लगभग पेपर में आ जाती है हमारे पास। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो हम लोग संधारित्र पर ऊर्जा घनत्व तो निकालेंगे, उसके पहले उसकी हम धारिता तो निकाल लें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ी थी हम लोगों ने, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट
समांतर प्लेट, देखिए जितनी हिंदी का यूज करेंगे उतना बेटर। अब हिंदी मीडियम में हिंदी का यूज करेंगे, तगड़ी लिखिए, इसमें इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लिखिए। जितना अब केवल प्रूविंग करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, जितना इसको एक्सप्लेन करके लिखे, ताकि उनको पता चले कि हमने कहाँ से लिया है, कहाँ से लगा रहे हैं, कैसे आ रहा है। टीचर को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जितनी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। पढ़ाते समय मेहनत कर सकता है, कॉपी चेक करते समय उसको दिक्कत होती है, तो सोचता है कि मैंने इतना पढ़ाया और तुम ऐसा लिख रहे हो, है ना, प्रॉब्लम तो होगी। तो फिर हम लोग क्या लिख रहे थे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लगा रहे थे, C बराबर A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। पहले हम ये बात तो जाने की ऊर्जा घनत्व होता क्या है। ठीक, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में, या साइड बता दें हम आपको क्या करते हैं, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, जितनी ऊर्जा हम लोग क्या कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, उस ऊर्जा को कहते हैं ऊर्जा घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक, ये हमने C बराबर फॉर्मूला लगाया A K एप्सिलॉन नॉट, तो हमने C निकाल लिया। अब निकालते हैं ऊर्जा, तो ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं U नॉट, और हाफ हमारे पास चलता रहेगा। C का मान हमने निकाला है A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, यहाँ पे V स्क्वायर चल रहा है। तो V का फॉर्मूला पढ़ा रखा है हम लोगों ने ED, क्या पढ़ा रखा है ED, तो ये भी रखेंगे आके हम लोग यहाँ पे। तो हाफ A K एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ब्रैकेट में यहाँ पे यहाँ रखेंगे V का मान, और स्क्वायर लगा तो E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर हो जाएगा। D से एक D क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ जो बचा वो लिख देते हैं, तो U बराबर हाफ A K एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आएगा, E स्क्वायर इंटू D। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमने क्या पढ़ा, एकांक आयतन, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन ये हमारा पूरा आयतन बन जाएगा। जो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, और D हो गई हमारी ऊंचाई मान लीजिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A और D हट जाएगा, क्योंकि एकांक आयतन की बात कर रहे, तो एकांक मान लेंगे, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेना कि जो A इंटू D बराबर रहेगा इसके एक के। तो यहाँ पे आ गया U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ये हमारा ऊर्जा घनत्व का सूत्र आ गया, E स्क्वायर रहेगा। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, छोटा सा प्रूविंग है पर बहुत ही दमदार, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। आपको बताओ जी, जो बड़ा बड़ा हाथी होता है वो काटता नहीं है, काटती क्या है, चींटी, और चींटी प्रॉब्लम करता है बच्चों को। बड़े बड़े हाथी वाली चीजें तो सब लोग याद करके चले जाते हैं ना, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रूविंग सबको पता नहीं है, पढ़ के चले जाते हैं। लेकिन जो टॉपर बनने की पहचान है वो क्या है, छोटी छोटी बातों को भी याद रखना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग का थोड़ा सा फ्लो ज्यादा है ना, पर लास्ट आखिरी सेशन में पहुंच चुके हैं हम लोग। संधारित्र की बात करते हैं, तो संधारित्र में हम क्या जानने जा रहे हैं हम लोग, तो संधारित्र के हम संयोजन की बात कर रहे हैं। दो प्रकार का होता है, लेढ़ी क्रम, समांतर क्रम, मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो हमने तीन संधारित्र ले रखे, C1 C2 C3 ले रखे, जिनका विभव V1 V2 V3 है, जिनको Q आवेश दिया गया है। ठीक है, जिनके सिरों के बीच का आवेश विभव भी हमारे पास पता है, V1 V2 V3 रहेगा। ठीक है, जिन्हें Q आवेश दिया गया। श्रेणी क्रम में पता ही है आपको, धारा समान, यानी कि आवेश यहाँ पे समान रहेगा हम लोगों का। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि परिभाषा कैसे बनाई जाए भाई साहब। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे, देखो हमने देखा कि ये संधारित्र की जो आखिरी प्लेट है, ऋण प्लेट, वो अगले संधारित्र की धन प्लेट से जुड़ी हुई है। ये संधारित्र की देखो ऋण प्लेट अगले संधारित्र की धन प्लेट से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से अगर तीन की जगह चार होते तो उसमें भी ऐसे कंडीशन चलती रहती। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक संधारित्र की ऋण प्लेट को, प्रत्येक संधारित्र की ऋण प्लेट को अगले संधारित्र की धन प्लेट से जोड़ देते हैं। प्रत्येक संधारित्र की ऋण प्लेट को अगले संधारित्र के धन प्लेट से जोड़ देते हैं। इसे क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक, अगर नोट्स चाहिए तो आपको बता रखा है, अंशुमन फिजिक्स ऐप पे जाइए, वहां पर आपको फ्री में सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो आगे अब क्या कह रहे हैं हम, तो माना तीन संधारित्र C1 C2 C3 हैं, जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना तीन संधारित्र C1 C2 C3 जिन्हें किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके प्लेटों के बीच का विभव V1 V2 V3 है। जिनकी प्लेटों के बीच का विभव कितना है, V1 V2 V3 है, जिसमें कितना आवेश प्रवाहित किया जाता है, Q आवेश प्रवाहित किया जाता है। ठीक, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुल विभव निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कुल विभव क्या होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण क्या बना लिया इसको, एक। फिर संधारित्र, पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र कौन सा लगाने जा रहे हैं हम लोग, Q बराबर CV। ठीक,
यहाँ से Q बराबर सी वी जगह यहाँ पे निकाल लेंगे, V बराबर Q अपॉन में C। यही फॉर्मूला तो हुआ हमारे पास, V बराबर Q अपॉन में C। तो यहाँ लिखेंगे पहले संधारित्र C1 के लिए। ठीक, जब पहले था C1 के लिए करें तो V बराबर Q अपॉन में C, तो V1 C1। ठीक, समीकरण क्या हो गया 1। मतलब समीकरण ना बनाओ आप, ठीक है, इसे बनाते रहो। फिर लिखो दूसरे के लिए। ठीक, जब दूसरे के लिए लिखोगे तो C2 के लिए यहाँ लिख देना। फिर यहाँ पे आएगा V2 बराबर Q अपॉन में C2। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तीसरे की बात करेंगे, तीसरे संधारित्र C3 के लिए। यहाँ पे क्या बात करेंगे, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन में C3। ये हमारा क्या बन जाएगा, V1 V2 V का मान निकाला हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक टोटल निकाल लेते हैं। टोटल मतलब कुल धारिता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल धारिता। कुल धारिता वाले के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे जो निकलेगा वहां पे निकलेगा V बराबर क्या निकल के आएगा, Q अपॉन में C। ठीक ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब V बराबर Q अपॉन में C लगा दिया तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से लिख देते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, पूरे को समीकरण 1 में रखेंगे जाके, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमने क्या किया, V1 का मान रखेंगे यहाँ पे V का। तो जब हमने यहाँ V का मान रखा के, तो V का मान दिया गया हमारे पास Q अपॉन में C। इसका V1 का मान दिया गया हमारे पास कितना, Q अपॉन में C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3। Q कॉमन ले लीजिए, Q अपॉन में C इज इक्वल टू Q कॉमन 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। तो यहाँ पे जो हमारे पास आ गया 1 अपॉन में C, क्योंकि Q से Q कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 1 अपॉन में C इज इक्वल टू 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 प्लस 1 अपॉन में C3। एक बात याद रखें कि देखो आवेश, हम लोग जो प्रतिरोध वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहां पर स्टेडिग्राम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का वही है, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे ओम के नियम से। पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है, तो कंफ्यूज ना हो, उसको स्क्रीनशॉट ले ले फटाक से। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि समांतर क्रम क्या होता है भाई, हमने क्षेत्र बना रखा है। तो इस प्रकार के क्रम में, इस प्रकार के क्रम में प्रत्येक संधारित्र की धन प्लेट को एक निश्चित बिंदु से जोड़ देते हैं तथा ऋण प्लेट को एक दूसरे निश्चित बिंदु से जोड़ देते हैं। इस प्रकार के क्रम में प्रत्येक संधारित्र की धन प्लेट का संबंध एक निश्चित बिंदु से कर देते हैं तथा ऋण प्लेट का संबंध एक दूसरे निश्चित बिंदु से कर देते हैं। तो हमने क्या किया, अब हम क्या निकालेंगे, देखिए अब हमने ये परिभाषा बताई आपको। ठीक, अब इसके बाद इसकी थ्योरी भी लिखेंगे कि निगमन करने जा रहे हैं। तो निगमन में क्या करेंगे, 3 संधारित्र ले लिए, माना 3 संधारित्र C1 C2 C3 है, जिन्हें क्या कर देते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। जिनमें विभव कितना V है, जिसमें प्रवाहित होने वाला आवेश Q1 Q2 Q3 हो, तो जिसमें प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा, Q1 Q2 Q3 हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कुल आवेश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल आवेश। तो कुल आवेश जो हमारे पास आएगा वो आएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समीकरण क्या हो गया 1। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आ जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले संधारित्र C1 के लिए। ठीक, जब पहले संधारित्र C1 के लिए लगाया तो हमने क्या करा, यहाँ पे अब हमने जब Q निकाल रखा है तो Q बराबर CV लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पे Q1 और यहाँ पे हो जाएगा V तो हमारा केवल V सिंगल है, यहाँ पे C1 हो जाएगा V। ठीक, इसलिए दूसरे के लिए लगाएंगे, जब हम लोग दूसरे संधारित्र C2 के लिए लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Q2 C2 V। ठीक, यहाँ पे तीसरे की बात कर लेंगे, तो बेटा तीसरे की जो बात करेंगे C3 बराबर यहाँ पे आएगा Q3 इज इक्वल टू C3 अपॉन V हो जाएगा इंटू V। चलता रहेगा। फिर कुल के लिए निकाल लेते हैं, तो कुल विभव धारिता निकालते हैं। कुल धारिता की बात करें तो Q बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे CV। ठीक, यहाँ पे जब हम समीकरण 1 से करेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कह रहा है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, Q1 का मान रखिए, यहाँ से Q1 की जगह रखेंगे C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन, और इसकी जगह यहाँ पे तो रखेंगे, यहाँ रख दीजिए CV, यहाँ से V कॉमन कर लीजिए, तो V कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे CV बराबर V कॉमन, अंदर बचा C1 प्लस C2 प्लस C3।
ठीक है, v से v कैंसिल हो जाए तो v बराबर c, v से v कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे v कैंसिल होगा, सॉरी गलती से c भी काट दिया, c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, ये इसका क्या आ गया फॉर्मूला। तो अंतिम और आखिरी हेडिंग हमारे चैप्टर की, जो कि ये रही आपके स्क्रीन पर, पूरे 7 करोड़ के लिए। तो भाइयों और बहनों, आज हम जीतने वाले हैं 7 करोड़ रुपया। आवाज और गंदी लग रही है, तो वैसे भी गंदी है। वन डे ग्राफ जनित्र की बात करते हैं, तो हम आपको ऐसे संरचना बताते हैं, और सुनिए ठीक, और नोट्स वहां से ले लीजिएगा ऐप से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आपको संरचना बताते हैं और सुनिए इसकी कैसे करते हैं, ठीक है। क्या था वन डे ग्राफ जनित्र, तो अब हम देखते हैं वन डे ग्राफ जनित्र क्या था, कैसे वर्क करता है, क्या कार्यविधि है, इस सब के बारे में हम जानेंगे। फटाफट देखिएगा, समझते कुछ सेकंडों में। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि इसकी कब ये कैसे क्या हुआ। तो 1931 में प्रोफेसर वन डे ग्राफ ने किसने बनाया था, वन डे ग्राफ, इस जनित्र का निर्माण किया। ठीक, तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि भाई जनित्र का निर्माण कर दिया, तो क्यों किया था। इसके द्वारा बहुत ही अधिक वोल्ट उच्च विभव 10⁶ विभव को क्या कर सकते हैं हम लोग, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, जिससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि को त्वरित कर क्या कर कर, इत्यादि को त्वरित कर इसकी ऊर्जा में हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा में इनकी वृद्धि कर सकते हैं। इसके द्वारा बहुत ही बढ़िया क्या कर दिया भाई, पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को और अधिक बढ़ाया, इसकी एनर्जी को हमने बढ़ा के इनको त्वरित कर दिया, और ऊर्जा में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं रचना, किसकी बात करते हैं बेटा, तो रचना क्या होता है इसकी, तो रचना क्या थी, इस पे दो अचाल, इसमें धातु का एक खोखला गोला होता है, काहे का होता है, वो भी कांच का। एक गोला ऐसा है हमारे पास, वो भी काहे का है, कांच का। इसमें कांच का एक खोखला गोला होता है, जो दो अचालक स्तंभ, कैसे स्तंभ थे ये, अचालक के, जो कि दो अचालक स्तंभों में ए बी व सी डी पर टिका होता है। ए बी व सी डी या फिर ए व बी पर क्या होता है, टिका होता है। ठीक, जिनके अंदर दो धिरनी क्या लगी होती हैं, धिरनी, दो धिरनी डी P1 व P2 लगी होती है। ये हमारे पास P1 है, ये हमारी कौन सी हमने मान ली, P2। दो धिरनी P1 व P2 लगी होती हैं। माना एक कांच का खोखला गोला होता है, माना नहीं मतलब कांच का खोखला गोला होता है, जो दो अचालक स्तंभों ए बी व सी डी, ए बी व पट्टिका होता है। ठीक, जिस पर दो धिरनियां P1 व P2 लगी होती हैं, जिस पर एक रबर की, क्या है कि रबर की एक सिरेहीन, कैसे है, सिरेहीन मतलब जिसमें ज्वाइंट ना हो, एकदम संलग्न हो, जैसे गेटिस ने रबड़ बांधने, पाल बांधने वाले, उस टाइप की सिरेहीन क्या लगी होती है, एक बेल्ट लगी होती है। ठीक, जिनके पास दो कंघी लगी होती है, C1 व C2। कंघी मतलब जिससे बाल झाड़ते ना, उस टाइप की कंघी की डिजाइन लगी होती है, डिजाइन सेम एक लोहे की लगी होती है। ठीक, उनको लगा दिया जाता है। जिसमें से कंघी C1 का संबंध DC से कर देते हैं, DC बॉक्स से कर देते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। फिर उसके बाद कंघी C2 को ऊपर लगा दिया जाता है, धिरनी P2 के पास लगा देते हैं। ठीक, जो कि क्या करता है, अब इसके सिद्धांत से बात करें, क्या करता है वो बात बताते हैं हम आपको। ठीक, अब हम सिद्धांत की अगर हम बात करें, सिद्धांत क्या होता है इसका, तो भाई सिद्धांत भाई एक है, खोखला गोला है कांच का, तो हमने आपको बता रखा है कि जब किसी कांच के खोखले गोले को हम आवेश देते हैं, जब किसी सिद्धांत क्या होगा, किसी का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जब किसी कांच के ऐसे गोले को, खोखले गोले को क्या करते हैं, आवेश देते हैं, तो वो क्या करता है, एक समान रूप से क्या हो जाता है, गोले के पृष्ठ पर क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है, एक समान रूप से वितरित हो जाता है। या फिर नंबर दो सिद्धांत है इसके, एक ये हो गया मान लो, दूसरा क्या रहेगा, मतलब उसी में ऐड है, हम आपको अलग अलग बता देते हैं। तो नंबर 1 तो हमारा ये हो गया। नंबर 2 में क्या कहता है, नंबर 2 में कहता है कि अगर हमने गोले को आवेश दिया तो वो उसके तीक्ष्ण व नुकीले सिरों से निकलता है। ये जो कंघी लगी हुई है, तीक्ष्ण मतलब नुकीली सिरी है, उससे क्या होता है, इसका विसर्जन होता है। विसर्जन मतलब निकल जाना, बाहर निकालना। ठीक है, विसर्जन होता है। फिर आगे ये हमारे इसका सिद्धांत हो गया भाई, गोला पे एक समान रूप से वितरित होता है। नंबर 2 पे उसका जो विसर्जन होता है आवेश का, वो क्या होता है, तीक्ष्ण व नुकीले सिरों से होता है।
अब हम बात करते हैं कार्यविधि की। तो क्या करते हैं, जब डीसी मोटर्स हम लोग क्या करते हैं, धनावेश को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमें धनावेश दिया तो क्या होता है, कंघी C1 जो हमारे पास ये लगी हुई है, कंघी C1 क्या करती है, धनावेश को नुकेले व ठीक सिरे से कैसे पहुंचा देती है, बेल्ट पर। और बेल्ट क्या कर रही होती है, धेरनी की सहारे घूम रही होती है, तो सारा आवेश कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। ठीक, प्रतिकर्षण के कारण ये कंघी C2 सारा आवेश लेकर गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या कर देता है, वितरित कर देता है। ठीक, गोले के पृष्ठ पर क्या कर देता है, एक समान रूप से वितरित कर देता है। अब क्या हो रहा है, जब हमने आवेश देना चाहिए चालू किया तो भाई वो इकट्ठा होता जा रहा है उसके ऊपर। देखो आवेश इकट्ठा होता गया ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा होगा ज्यादा बिखरने लगेगा, तो वायु में इसका क्षरण ना हो, क्षरण को रोकने के लिए इस पूरे उपकरण को एक 10-15 वायुमंडलीय दाब वाले बॉक्स पे क्या कर देते हैं, कांच के बॉक्स में हम लोग रख देते हैं। ये इसकी क्या है, पूरी रचना है, कार्यविधि है। नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, जाकर ऐप से क्या कर सकते हैं, नोट्स को ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए उससे। और यूट्यूब को भाई वीडियो पसंद आई है, अगर नॉलेजफुल लगा, आप कुछ सीखे हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को।